सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं डॉक्टर मुस्कान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने शुरू कर रखा है कौन सा चैप्टर, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि किस तरीके से हम हमारी यील्ड की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। उसमें हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमने क्या देखा कि किस किस तरीके के न्यूट्रिएंट है, कैसे क्या है। हमने एक तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा क्या, दूसरा हमने क्या पढ़ा, दैट इज इरिगेशन। क्योंकि बेसिकली आपने देखा है कि पौधे को क्या चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और वाटर के साथ क्या आते हैं, मिनरल्स। उन्हीं की हेल्प से प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है। क्योंकि हमने दो मिनरल्स को फिर दो पार्ट में बांट दिया था, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना। न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में बांटा था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, मोर देन 1 ppm जो मिले, उन्हें हमने क्या बोला था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो लेस देन 1 में मिले, दीज आर नोन एज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर हमने एक डिफरेंस पढ़ा था उनके बीच में, है ना। बिल्कुल, हमने ये देखा था कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका काम क्या है, बेसिक प्लांट की बॉडी की ग्रोथ में। बिल्कुल, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका काम क्या है, बेसिक प्लांट की ग्रोथ करवाना। बजाय कि जो माइक्रो है, माइक्रो माने छोटे, लेस देन 1 ppm, उनका क्या काम है, उनका काम होता है बेसिक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाना, या फिर बेसिक कुछ प्रोसीजर्स, उनका ग्रोथ में कोई काम नहीं होता। किनका, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाना। बिल्कुल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्लांट की बॉडी के ग्रोथ में कोई रोल नहीं होता। तो ये हमने दो चीजें की है जिससे हम हमारे यील्ड की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। पहला हमने क्या किया, पहला हमने किया न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। किस तरीके से, कैसे न्यूट्रिएंट कितने जरूरी हैं वो हमने डिवाइड कर दिए। हमने बताया माइक्रो माने कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोले हमने 16, जिसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स बताए गए कि हमारे पास एयर और वाटर लेते हैं ना हमारा प्लांट, उससे मिल जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और जो बचे हुए 13 एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो भी बताए मैंने। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड। ये तो फर्स्ट बता हमने, है ना, जिससे हमने हमारी क्रॉप की यील्ड को बढ़ाया। दूसरा सेकंड वन मैंने क्या बोला, अब बेसिकली प्लांट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फंक्शन के लिए। उसको फोटोसिंथेसिस करनी है तो भी उसे वाटर चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर भी CO2 और वाटर का यूज होता है अपना फूड बनाने के लिए, अपना ग्लूकोज बनाने के लिए, है ना, है कि नहीं। बिल्कुल क्लियर। तो उसी प्रकार हमें ये पता लग गया कि प्लांट को पानी तो चाहिए ही चाहिए। फिर हमने उसी बेसिस पे हमने क्या कहा कि पहले क्या होता था, पहले हमारे पास कोई तरीका नहीं था, इतना हम सोचते नहीं थे। तो बारिश होती थी, बारिश से जो पानी मिलता वो प्लांट ले लेता। अगर बारिश कम होती तो प्लांट पानी नहीं ले पाता, प्लांट सूख जाता, जमीन बंजर हो जाती, सूखा आ जाता, ड्रोट आ जाती। और इफ अगर दूसरी कंडीशन, बारिश ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, तो फ्लड वाली कंडीशन आ जाती थी। तो पहले क्या था, पहले हम पूरे तरीके से सिर्फ किस पे डिपेंडेंट थे, रेन पे। ओनली रेन फेड एग्रीकल्चर वाज परफॉर्म, प्रैक्टिस्ड। बिल्कुल, पहले क्या थी, रेन फेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती। रेन फेड माने ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसमें इरिगेशन सिर्फ किस पे डिपेंड है, बारिश पे, है ना। बिल्कुल, चलिए ठीक है। आज के दिन भी लगभग 45% जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, वो रेन फेड एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इरिगेशन के प्रोसेस। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, इरिगेट करना। इरिगेशन मतलब जस्ट वाटर की सप्लाई करना उस प्लांट, जितना उसे एसेंशियल है। तो फिर हमने बेसिकली इरिगेशन के अलग अलग प्रोसीजर्स पढ़े कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, डगवेल बना सकते हैं, कैसे हम ट्यूबवेल बना सकते हैं, कैसे कैनाल सिस्टम होता है, कैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, कैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हम कल डन कर चुके हैं, है ना। फिर अब हमारे दो चीजें तो एकदम क्लियर हो चुकी है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट वन इज द, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दो चीजें हो चुकी है। तीसरा क्या मेथड है जिससे हम हमारी क्रॉप की यील्ड को इंप्रूव कर सकें, वो है हमारे पास क्या है, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न।
हम हमारी क्रॉपिंग के तरीके को, हम हमारी फसल उगाने के तरीके को ऐसा कर दें जिससे हमें नेट फसल ज्यादा मिले, है ना। दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न, है ना। ऐसे पैटर्न मान ले आपको पता ही है, कुछ पहेलियां या फिर कुछ जरिए, कुछ तरीके, ऐसे क्रॉपिंग फसल उगाने वाले ऐसे तरीके जिससे हमारे पास नेट यील्ड, नेट प्रोडक्शन, यील्ड कहें या नेट जो प्रोड्यूस आ रहा है वो क्या हो सके, वो अच्छा खासा मिल सके। उसमें तीसरे तरीके का मेथड आता है, हम क्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब आपको पता है अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, हमारी क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करते हैं जिसके कारण मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिल सके, हमें प्रोड्यूस मिल सके। देखो, जिसके कारण क्या हो, रिस्क हो किसका, क्रॉप फेलियर का, वो भी क्या करा जा सके, कम किया जा सके। कोई डिसीज हो रही है प्लांट को, वो भी कम की जा सके, कुछ इन्फेस्टेशन से भी बचाया जा सके। तो बेसिकली हम 3 तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकंड वन इज द इंटर क्रॉपिंग एंड थर्ड वन इज द क्रॉप रोटेशन। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? चलिए, ये सब क्या हो गए, हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स हो गए। चलिए नेक्स्ट, मिक्स्ड क्रॉपिंग। सबसे पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसमें क्या होता है, कोई भी, ये एक ऐसा फार्मिंग प्रोसेस है, ये एक ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न है जिसके अंदर हम किसका, सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, किसको यूज करते हैं, सोलर एनर्जी को। जैसे कि आप देखते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर प्रोसेस। नॉर्मली हम देखते हैं फार्मिंग के अंदर क्या होता है, हम सोलर एनर्जी का यूज करके, नॉर्मल फार्मिंग की डेफिनेशन है ये। फार्मिंग क्या है, फार्मिंग एक ऐसा एग्रीकल्चर प्रोसेस है जिसके अंदर हम सोलर एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूस ऑफ प्लांट और एनिमल में यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर इंडियन फार्मर जो एनर्जी के लिए किस पे डिपेंडेंट है, हमारी मॉनसून रेन पे। इसीलिए हम बोलते हैं मेजरली रेन फेड एग्रीकल्चर होता है हमारे इंडिया में। लगभग 45% कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, एग्रीकल्चर मेथड, दैट इज द रेन फेड एग्रीकल्चर, है ना। आपने देखा फार्मिंग क्या है, जस्ट हम सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं अपने इकोनॉमिक प्रोड्यूस के लिए, बोले तो प्लांट के प्रोड्यूस के लिए, फिर वो फर्दर एनिमल्स में यूज किया जाता है। और लगभग आप देखोगे कि इंडियन फार्मर्स जो मैक्सिममली किस पे डिपेंडेंट है, हमारे रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने किसके लिए, अपने इकोनॉमिक प्रोड्यूस के लिए, अपनी फार्मिंग के लिए। तो अब आप जानते हो कि ज्यादा हो जाएगा, अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, फ्लड। फ्लड माने बाढ़ आ जाएगी, पानी ही पानी होगा हर जगह, तो वहां क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी, है ना। अगर मान लो हमारे पास बारिश नहीं होती है, तो बारिश बहुत कम होती है, तो अब क्या होगा, अब तो सूखा ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी ये जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, सीजन के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्रॉपिंग पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ेंगे। अगर मान लो किसी समय, अगर मान लो एक सीजन में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जस्ट सोच के चलो, है ना, इस सीजन में मान लो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, और दूसरा सीजन नंबर 2 है जिसके अंदर बारिश कम हो रही है। अब मैं कहती हूँ एक आपके पास ए नाम का प्लांट क्रॉप है जिसको पानी की, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। एक है बी नाम की क्रॉप जिसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो अब आप ये कॉमन सेंस का यूज करके आप नॉर्मल सोच के भी बता सकते हो कि मैं ए क्रॉप कौन से सीजन में उगाना चाहूंगी और बी क्रॉप कौन से पार्ट में उगाना चाहूंगी। बता सकते हो आप लोग? बिल्कुल इजी सी बात है, सीधी सी बात है। जिस क्रॉप को पानी ज्यादा चाहिए तो उसे मैं उसी सीजन में उगाऊंगी जिधर बारिश ज्यादा हो रही है। बारिश ज्यादा मतलब पानी ज्यादा, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। बिल्कुल, तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम में हम कौन सी क्रॉप उगाएंगे, बी वाली। क्यों? क्योंकि इसको पानी ज्यादा चाहिए। और सेकंड वाली में हम ए वाली उगाएंगे क्योंकि इसको पानी कम चाहिए।
बिल्कुल। चलो इसी तरीके से अब मिक्स्ड क्रॉपिंग है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ है। देखो क्या बोलते हैं, therefore small or marginal farmers, particularly rain-fed regions, cannot take the risk of growing specialized crops. अब देखो किसी के पास लगभग थोड़ी सी ही जमीन है, उसमें वो क्या करता है, अपनी क्रॉप उगाता है ना। कोई भी स्मॉल फार्मर है वो अपनी क्रॉप उगाता है, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेन के ऊपर। तो बारिश ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो इसका मतलब ऐसे फार्मर को रेन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा, है ना। ज्यादातर ऐसे फार्मर्स किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते, रेन के ऊपर। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्या पता बारिश ज्यादा हो जाए, क्या पता एक साल कम हो, लेकिन उनका खाना नहीं चलेगा। बजाय कि ऐसे जो स्मॉल फार्मर्स या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो किसके ऊपर डिपेंड नहीं होते, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो रिस्क नहीं ले सकते, किसका, बारिश का। रेन फेड रीजन्स में रहने वाले वो लोग बारिश का रिस्क नहीं ले सकते। तो इसका मतलब वो किस पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो किस पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो। किसको फॉलो कर रहे हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न को। देखो इसमें क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है, मिक्स्ड मतलब आपको पता है घुला मिला सा, है ना, काफी चीजें मिक्स हो रखी है। तो इसका मतलब क्या होता है, मानो मैंने एक क्रॉप उगाई अभी, उसी के जस्ट बाद मैंने बी उगा दी, उसके रीप होने के बाद उसी के बाद सी उगा दी, सब्सिक्वेंटली मैं अलग अलग क्रॉप्स उगाए जा रही हूँ, उसे बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसको मेजरली कौन प्रैक्टिस करते हैं, स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स दैट आर रिलाइंग ऑन द रेन फेड एरियाज, है ना। तो इसका मतलब मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या बोलता है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा क्रॉप्स एक के बाद एक सेम ही पीस ऑफ लैंड पे उगाई जाती है ना, सेम ही पीस ऑफ लैंड पे उगाई जाती है। ये लगभग बहुत पुराने जमाने से इस पैटर्न का यूज किया जा रहा है, ठीक है। कि कौन से पैटर्न का, मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब आपको मैंने बताया था मिक्स्ड क्रॉपिंग मेजरली आप देखोगे किस चीज में यूजफुल है, मेजरली मिक्स्ड क्रॉपिंग का यूज ऐसे आता है, जैसे कि मान लो कोई हमारा एक प्लांट है जिसको फॉस्फोरस ज्यादा चाहिए, मान लो हमारे पास कोई ए प्लांट है जो हमारे सोइल में से लगभग सारा फॉस्फोरस लेके भाग जाएगा, है ना, लेकिन हमारा जो बी प्लांट है उसको चाहिए क्या, सल्फर, है ना। तो एक बार मैंने ए प्लांट उगाया हमारी इस लैंड में, तो इस लैंड में ए प्लांट उगाते ही वो फॉस्फोरस तो ले गया, तो मतलब अब इस लैंड में फॉस्फोरस तो नहीं है। तो अब आप ही बताओ कि मैं ए वाला जो हमारी क्रॉप है वो उगाऊं या बी वाली, आप ही बता सकते हो बात। तो आप बोलोगे मैम बी वाली उगाओ, मैं कहूंगी क्यों, तो आप बोलोगे मैम अब ए वाली उगाओगे उसको तो फॉस्फोरस चाहिए, लेकिन हमारी लैंड के अंदर फॉस्फोरस तो बचा ही नहीं, तो क्या फायदा। तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही, तो इसका मतलब अब हम बी वाली क्रॉप उगाएंगे, तो एक के बाद दूसरी। ये क्या, कौन सा पैटर्न कहलाता है, दिस इज नोन एज द मिक्स्ड पैटर्न। और मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न का लगभग काफी लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर इंडियन फार्मर्स यूज टू मिक्स द सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स एंड सो इन द फील्ड। लगभग ये दो तरीके की क्रॉप्स के बीज इकट्ठे मिला के उगा देते हैं एक ही फील्ड में। हुआ क्लियर। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग का, ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, क्या कारण है हम मिक्स्ड क्रॉपिंग का यूज करते हैं, इस पैटर्न का हम बहुत इस्तेमाल में लिया जाता है। ये कौन सा पैटर्न, मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न। इसका मेन काम क्या है, मिनिमाइज माने कम करता है किसके, रिस्क को, और इंश्योर करता है क्रॉप फेलियर के रिस्क को कम करना, ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल वेदर कंडीशन हो चाहे फिर भी, ठीक है। अब इसका काम क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न का हम यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, एक से ज्यादा तरीके की क्रॉप एक ही लैंड में क्या कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, बीज रहे हैं, है ना।
से ज्यादा तरीके की। तो इसके कारण क्या होगा, अगर मान लो मौसम हमारे अनुसार हमने सोचा था कि इस बार लिमिट इतनी ही बारिश होगी, ठीक है, लेकिन इस बार बारिश होती ही नहीं है, तो उस एबनॉर्मल वेदर से बचने के लिए, उस एबनॉर्मल वेदर से जो नुकसान हो रहा है उस रिस्क को कम करने के लिए हम मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करते हैं, जिसके कारण क्रॉप फेलियर का, जो क्रॉप हमारे पास फेल हो रही थी उस एबनॉर्मल वेदर के कारण, एक एबनॉर्मल वेदर के कारण अब उसका रिस्क क्या हो गया है, अब उसका रिस्क कम हो गया है। समझे? हुआ क्लियर? बिल्कुल मैम। चलिए नेक्स्ट, क्रॉप कॉम्बिनेशन यूज्ड इन मिक्स क्रॉपिंग। अब मैंने क्या बोला कि एक से ज्यादा क्रॉप का यूज किया जाता है एक बार में, तो ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो बेनिफिट देंगे। अब ऐसे ही आप मान लो एक को फास्फोरस चाहिए, दूसरे को भी फास्फोरस चाहिए, दोनों आपने एक में डाल दिए, तो क्या उससे बेनिफिट हो सकता है? नहीं। तो इसीलिए कुछ पर्टिकुलर हमारे पास पैटर्न्स हैं जिनका हम मेजरली यूज करते हैं, दैट इज कॉटन, मूंग दाल, सोरगम, पिजन पी, बार्ले, चिकन पी, मेज, उड़द दाल, ग्राउंडनट और सनफ्लावर, वीट, चिकपी, वीट और मस्टर्ड। ये सभी पैटर्न्स हैं जिनका हम यूज करते हैं एज अ मिक्स्ड क्रॉपिंग फॉर्म। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मैंने जो एक पेयर बनाए है ना, ये जो ऐसे वही, हाँ, इसके साथ मेज के साथ हम उड़द बीन का यूज कर सकते हैं। ये जो ये पेयर बने हैं ये क्या सोच के बनाए हैं? ऑब्वियसली कुछ सोच के ही बनाए होंगे। अब ऐसे ही बना दे तो क्या पता नुकसान हो जाए, मेरी जो फील्ड से मुझे जितनी क्रॉप मिल रही थी, जितनी यील्ड मिल रही थी, अब क्या पता वो भी ना मिले, है ना। तो इसीलिए कोई क्राइटेरिया है कि कुछ सोच समझ के बनाए, क्या सोच समझ के बनाए वो देखते हैं। कुछ है जैसे कि क्राइटेरिया, पहली चीज क्या है, जो अलग अलग तरीके की क्रॉप्स इकट्ठी उगाई जा रही है वो सेलेक्ट की जाती है ऑन द प्रोडक्ट्स, क्या क्या वो प्रोड्यूस कर रही है और क्या क्या वो वेस्ट मटेरियल निकाल रही है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये तो समझ नहीं आया। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कहा एक क्रॉप है मेरी, है ना, वो क्या कर रही है, फास्फोरस को तो यूज कर रही है, लेकिन पोटेशियम को वो क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, ठीक है, बाहर की तरफ निकाल रही है ना। लेकिन हमारी बी क्रॉप है वो क्या कर रही है, उसको तो पोटेशियम चाहिए, लेकिन वो क्या कर रही है, वो फास्फोरस को रिलीज कर रही है। एंड द थर्ड वन दैट इज द सी क्रॉप है, वो क्या कर रही है, एक सी क्रॉप है वो क्या कर रही है हमारे पास, वो फास्फोरस को यूज कर रही है और सल्फर को रिलीज कर रही है ना। तो अब बेसिकली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ए बी सी तीन तरीके की क्रॉप है और उनका क्या क्या काम है, कैसे क्या यूज करती है। तो अब आप खुद की इंटेलेक्चुअल के बेस पे, खुद की इंटेलिजेंसी के बेस पे बता सकते हो कि मुझे कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए। आप कहोगे मैम सी के साथ ए तो नहीं उगा सकते, क्यों, क्योंकि दोनों को ही फास्फोरस चाहिए, लेकिन फास्फोरस की कमी हो जाएगी फिर तो बहुत ज्यादा। अब पहले जो अकेली क्रॉप उग पाती, अब क्या दोनों मिलके उतनी यील्ड दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। तो मैम सी और ए वाला कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन मैं कहूँ ए और बी वाला, हाँ मैम फास्फोरस का ये यूज कर रहा है तो ये रिलीज कर रहा है तो इसका ये यूज कर लेगा, लेकिन अगर पोटेशियम का बी रिलीज कर रहा है तो सी यूज कर रहा है तो उससे ये यूज हो जाएगा, है ना। हुआ क्लियर? तो इसीलिए हमने देखा कि ए और बी का कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब रिलीज कौन करते हैं, रिलीज मेजरली हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी चीज, कोई भी प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई चीज रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब वो उसके लिए क्या है, एक तरीके से वेस्ट है ना, वो उसके लिए क्या एक तरीके से वेस्ट है, इसीलिए वो रिलीज कर रहा है। तो इसके लिए बी क्रॉप के लिए हमारे पास वेस्ट क्या है, फास्फोरस है। ए प्लांट के लिए वेस्ट क्या है हमारे पास, पोटेशियम है ना।
तो इसी तरीके से यही फर्स्ट लाइन बोलती है हमारे पास, डिफरेंट क्रॉप्स टू बी ग्रोन टुगेदर, जिन्हें हम इकट्ठे उगा रहे हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनके वेस्ट मटेरियल के ऊपर। फ्रॉम वन क्रॉप स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ अदर। अब जैसे इसने क्या करा, ये बी क्रॉप का वेस्ट क्या था, फॉस्फोरस था, लेकिन ये फॉस्फोरस किसको चाहिए, ये ए क्रॉप को चाहिए, ये हमारे पास सी क्रॉप को भी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं ए और सी के साथ हमारे बी क्रॉप को उगाती हूँ तो हमें नेट प्रोडक्शन इंक्रीज ही देखने को मिलेगी, हमारी यील्ड बढ़ेगी। अब उसी तरह के एग्जांपल देखो, जैसे ही हम कोई सीरियल क्रॉप, मान लो जो अनाज, सीरियल आपको पता है बेसिक जो अनाज होता है, जैसे कि दाल, जैसे कि चावल वगैरह, उसमें गेहूं को उगाते हैं किसके साथ, लेग्यूमिनस के साथ, लेग्यूमिनस क्रॉप के साथ। जैसे कि लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सी होती है, पल्सेस, दालें, है ना, उसके साथ डेंड अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सोइल बाय द सीरियल। अब आपको पता है लेग्यूमिनस प्लांट का काम क्या होता है, दे रिलीज नाइट्रोजन टू द सोइल। आपको पता है नाइट्रोजन एक तरीके का मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो किसके लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब अगर लेग्यूमिनस प्लांट या फिर कोई भी ग्राम या फिर कोई भी पल्सेस उगाते हैं हम हमारे सीरियल्स के साथ, तो हमारी दोनों की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। अब हमारे सीरियल्स की यील्ड ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन मिल रहा है। ये एक एग्जांपल हो गया। इसके दो एग्जांपल हुए। बेसिकली आप देख पा रहे हो, उसने क्या करा, न्यूट्रिएंट को बढ़ाया सोइल के अंदर, तो नेट उसने क्या करा, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया। नेट आपने देखा सोइल की फर्टिलिटी बढ़ी, तो सीधी सी बात है सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो प्लांट की यील्ड भी बढ़ेगी, क्रॉप भी अच्छा ग्रो करेगा, अच्छी ग्रो करेगा तो यील्ड ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। सेकंड वन इज द यील्ड भी बढ़ेगी, यील्ड के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये किसका फायदा हो गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न का। दूसरी क्या चीज, हम अगर मान लो कोई भी दो क्रॉप्स इकट्ठी मिक्स क्रॉपिंग में उगाना चाह रहे हैं, हमें ये देखना जरूरी है कि वो कहीं कंपीट तो नहीं कर रहे। जिस तरीके से हमारे सी क्रॉप को और ए क्रॉप को फॉस्फोरस चाहिए, तो ये आपस में लड़ेंगे कि मुझे फॉस्फोरस चाहिए या मुझे, तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो सारा फॉस्फोरस ले जाएगा, दूसरी क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। वही बात बोली गई है, केयर इज टेकन टू सेलेक्ट क्रॉप्स दैट डू नॉट कंपीट विद ईच अदर फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। वो किसी भी चीज के लिए आपस में कंपीट ना करें, इस चीज का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। चलिए जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक क्रॉप है जो लंबे समय से इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड अदर क्रॉप इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। मान लो एक क्रॉप है फटाफट उग जाती है और दूसरी क्रॉप है उसको अच्छा टाइम चाहिए उगने के लिए, है ना। Thus, if one crops due to shortage of moisture or nutrients, the other crops can cover the risk of। ये बात क्या बोली, ये बात ये बोली गई कि अगर एक क्रॉप फेल हो जाती है मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट की कमी से, तो दूसरी क्या कर लेगी, उसके रिस्क को कम कर देगी। ये देखना है, जैसे कि अब मैंने क्या कहा कि एक को मॉइस्चर ज्यादा नहीं चाहिए, एक को उतने ज्यादा मॉइस्चर या फिर उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, तो वो क्या करती है, वो रिलीज करती है, उसके बदले दूसरी को ज्यादा चाहिए तो उसकी हेल्प हो जाती है ना। ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है। अगर एक क्रॉप क्या है, टॉल है, ठीक है, दूसरी क्या है, शॉर्ट है। Thus, component crops used in mixed cropping have different canopy। Canopy मतलब उनकी नेट हाइट वगैरह या फिर जो भी बेसिक मॉर्फोलॉजी है उसको बोला जाता है कैनोपी, है ना। वही बोला गया है, कैनोपी के अंदर क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, स्टेम्स के बारे में या फ्लावर्स के बारे में हम चीजें पढ़ते हैं कैनोपी के अंदर, है ना। आउटर बोले तो आउटर मॉर्फोलॉजी क्या आती है इसमें, कैनोपी का मतलब होता है बाहर की मॉर्फोलॉजी, है ना। तो अब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं कि अगर एक प्लांट की हाइट कम है, एक की बड़ी है, टॉल या फिर शॉर्ट। अगर एक या फिर रूट्स पे जा सकते हैं। अब बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, एक तो क्या है न्यूट्रिएंट के बेसिस पे हम कर रहे हैं हमारी क्रॉप को सेलेक्ट, ठीक है। एक को न्यूट्रिएंट जो चाहिए वेस्ट के रूप में, एक क्या कर रही है, उसको रिक्वायरमेंट है ना, उस बेसिस पे हमने चूज कर लिया क्रॉप को। सेकंड वन इज द कैनोपी।
कैनोपी मतलब हाइट वगैरह के बेसिस पे। थर्ड वन इज द रूट की डेप्थ। अगर लंबी लंबी रूट्स होंगी या छोटी छोटी रूट्स होंगी, है ना, ये हो गए तीनों डिफरेंस। और एक क्या हो गया कि कितना उसका ड्यूरेशन है ना। ये 4 बेसिस है जिनके हम केयर करके, मतलब जिनको हम नोट करके हमारी क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न में फसलों को चुनते हैं, है ना। तो अगर एक क्रॉप क्या है डीप रूटेड है तो दूसरी क्या होनी चाहिए शैलो रूटेड। अगर एक क्रॉप को कम चाहिए पानी, न्यूट्रिएंट्स, मिल जाएगी दूसरे को, है ना। हमें ये चीजें कंपेयर करनी पड़ेगी कि अगर इसको न्यूट्रिएंट एक क्रॉप को न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए तो बी क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स क्या होना चाहिए, कम चाहिए होना चाहिए, है ना। मतलब अगर ए को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कम है, अगर बी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हम जो दूसरी क्रॉप उगाएंगे उसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए। अगर उससे भी ज्यादा होगी तो वो आपस में लड़ने लग जाएंगे, तो अब यील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरा हम क्या देखेंगे कि अगर एक की हाइट बड़ी है तो आपको पता है मैम ये हाइट बड़ी छोटी क्यों ले रहे हैं, आपने पूछा नहीं मुझसे ये क्वेश्चन। बिल्कुल, देखो इजी सी बात है। अगर मान लो एक प्लांट की हाइट बड़ी है, वो इतना बड़ा है ना, वैसे ऐसे करके कितने सारे होंगे। अगर मैं कहूँ कि दूसरा प्लांट बीच में से छोटा आ जाए तो वो अपनी ग्रोथ आराम से कर पाएगा। लेकिन मैं कहूँ अगर वो ऑलरेडी मेरे ए प्लांट की ग्रोथ इतने सारे थे, उसके बीच में बी भी बराबर है, तो अब उनके आपस में क्या होगी, टक्कर होगी एक तरीके से, है ना। उतनी जगह नहीं मिलेगी ग्रोथ के लिए, तो इसीलिए हम कैनोपी में डिफरेंस भी देखते हैं। उसी तरह हम रूट में देखते हैं। अब एक प्लांट है उसको, अब रूट का काम क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। अब एक प्लांट है जो बहुत डीपली सीटेड होता है, तो इसका मतलब उसका काफी जमीन के अंदर तक गए हुए उसकी रूट्स, है ना, तो वो उधर से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे की छोटी है, तो इसका मतलब अब ऊपर वाले सरफेस से वो कर रहा है, तो दोनों का काम चल गया। अगर वो दोनों बड़े होते तो वो डीपली जाती आपस में ऐसे। अब मान लो ये दोनों, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इससे जो रूट्स जा रही है वो आपस में से क्लैश हो जाती और फिर बाद में वही कंपटीशन होता वाटर और मिनरल्स के लिए। इसीलिए हमें ये भी देखना होगा कि कौन सा प्लांट कैसे है, कितना डीपली सीटेड उनकी रूट्स है, ठीक है। चलिए, अब एडवांटेज क्या है मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न के, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली हम पढ़ते आ रही थी जैसे नेट हम क्या करना चाह रहे हैं, नेट हमारा एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रॉप फेलियर को कम करना, क्रॉप फेलियर को रोकना। वही रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू मॉनसून, अनसर्टेन मॉनसून के कारण क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। आपको पता है हमारा अनडिटेक्टेबल होता है क्या, एनवायरमेंट। हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या पता बारिश कितनी तेज होगी, क्या पता सूखा आ जाए, इस बार कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करते हैं। उससे बचने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा नेट एम क्या है कि जो उस मॉनसून के अनचेंजेबल, अनडिटेक्टेबल होने के कारण, उस मॉनसून के क्या होने के कारण, अनसर्टेन होने के कारण जो भी डैमेजेस, जो भी फेलियर हमें क्रॉप में देखने को मिल रहे थे वो रिड्यूस हो जाए। हुआ क्लियर? फार्मर टेंड टू हार्वेस्ट अ वैरायटी ऑफ produce such as cereals, pulses or vegetables or fooders to meet the various requirement of the family and the agriculture farm. अब आपको पता है मैं एक से ज्यादा क्रॉप का यूज कर रही हूँ, तो अगर मान लो मुझे क्या चाहिए थी, मुझे मेरे घर पे रोटी बनाने के लिए गेहूं चाहिए थी, तो मुझे साथ में उस रोटी के साथ खाने के लिए दाल भी चाहिए। तो इसका मतलब अब एक से ज्यादा क्रॉप उगाकर मैं अपनी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रही हूँ, है ना। कैसे, मैंने उस दाल उगाई तो मैंने उससे दाल भी बनाई, मैंने गेहूं उगाई तो मैंने गेहूं से रोटियां भी बनाई। तो वही बात बोली गई है कि इस पैटर्न का यूज करके वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहा है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट, ड्यू टू कंप्लीमेंट्री इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट क्रॉप्स यील्ड ऑफ बोथ इज इंक्रीज्ड। वही बात मैं बोल रही हूँ, कंप्लीमेंट्री इफेक्ट। आपको मैंने बताया, क्या बताया कि जो लेग्यूम प्लांट हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। वो रिलीज नाइट्रोजन फर्दर हमारे पास जो सीरियल्स या फिर बोले सीरियल्स का एग्जांपल लाइक व्हीट क्या कर लेता है, यूज कर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए। बिल्कुल, तो
उसके कारण मैंने क्या देखा, इस लेग्यूम प्लांट के उगाने के कारण मेरी वीट की, मेरे सीरियल की प्रोडक्शन क्या हो गई है, बढ़ गई है। बढ़ गई है तो इसका मतलब मुझे क्या हुआ, फायदा हुआ। किस पैटर्न से, मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न से। नेट यील्ड दोनों क्रॉप की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसी तरह आपको पता है सोइल में नाइट्रोजन गया तो फर्टिलिटी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। ठीक है, फर्टिलिटी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। इकट्ठे हम एक से ज्यादा क्रॉप का अगर एक फील्ड में ग्रोथ करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, इकट्ठे की जाती है। मैंने शायद पहले गलती से बोल दिया था कि एक के बाद एक से ज्यादा क्रॉप अगर एक ही फील्ड में एक ही एरिया में उगाई जाए तो उसे क्या बोला जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न। हुआ क्लियर? ठीक है, अब आपको पता है चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन इज रिड्यूस्ड। अब कैसे, ये कैसे मैं, ठीक है, मानो कोई पर्टिकुलर बग है, वो क्या करता है, वो हमारे वीट को नुकसान पहुंचाता है ना, वो हमारे किसको नुकसान पहुंचाता है, हमारे वीट को। लेकिन मैंने साथ में क्या करा, मैंने साथ में पल्सेस भी उगा रखी, तो कहीं ना कहीं ये बग अब मेरी फील्ड में आएगा और देखेगा पल्सेस है। अब मान लो इस एक, ये मेरी फील्ड हो गई है ना, इसमें वीट है, पल्सेस है, वीट है, पल्सेस है, पल्सेस है, वीट है। अब मान लो इस वीट को इन्फेक्ट किया, फिर इससे इसको कर दिया, फिर आगे आया तो पल्सेस को तो कर ही नहीं पाए, बाकी जो मेरी वीट थी वो क्या रह गई, बची रह गई। तो नेट पेस्ट के कारण जो नुकसान पहुंच रहा था वो भी रिड्यूस हो गया कि नहीं, वो भी क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, इसमें भी क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, उसमें क्या था, एक या एक से ज्यादा, इसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स का हम सेम फील्ड में यूज करते हैं। जैसे कि अब मान लो मैंने ये एक तो उगाई किसकी, गेहूं की, और बीच में उगा दी मैंने मिर्ची, फिर गेहूं, फिर मिर्ची, फिर गेहूं। दिस इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग पैटर्न। हुआ क्लियर? हम इसमें रोज में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर देते हैं, बेसिक पूरे रो बना देते हैं। जबकि मिक्स्ड में क्या था, हमें ये नहीं पता कि इस वीट के पास पल्स उगेगी या इस वीट के पास वीट का ही दूसरा पौधा उगेगा। वो ऐसे ही हमने क्या करा, सीड्स को ऐसे ही छोड़ दिया है, जिसका मन करा वो उग गए। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर हम अच्छे से सोइंग करते हैं, पर्टिकुलर रो बनती है, पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं कि हाँ ये रो होगी इस क्रॉप की, ये रो होगी दूसरी क्रॉप। हुआ क्लियर डिफरेंस किसके बीच में, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग के बीच में। अब ये भी बेसिकली अब काफी जगह यूज करी जा रही है, टू हैव लीस्ट एक्सेस टू इरिगेशन। मेजरली इन्हें स्मॉल फार्मर्स यूज करते हैं जो आसानी से इरिगेशन नहीं कर पाते, है ना, वो लोग यूज करते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या है, इंटरक्रॉपिंग में भी आपको पता है एक से ज्यादा, बोले तो दो या फिर दो से ज्यादा क्रॉप्स का एक ही फील्ड में उगाना क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी और इंटरक्रॉपिंग भी। अब इसके बीच में डिफरेंस कैसे करोगे, जो हमारे पास इंटरक्रॉपिंग है उसके अंदर पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर पैटर्न में उगाई जाती है, बजाय कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में जस्ट सीड्स आर थ्रोन और वो ग्रो करते हैं। अब एडवांटेज क्या है इंटरक्रॉपिंग का, इट मेक्स बेटर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ। अब आपको पता है कि मानो मैंने हमारे पास, मैंने क्या बताया था कि एक प्लांट क्या है, बड़ा है, एक प्लांट क्या है, छोटा है, एक बड़ा है। तो इस तरीके से ये ज्यादा एक्सपोज होंगे, या फिर एक बड़ा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, इस तरीके से इनको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा लाइट से। आप कहोगे मैम जो बी वाला तरीका है आपने जो पहले बताया था उस तरीके से ज्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए इंटरक्रॉपिंग में और भी बेटर क्या हो रही है, हमारे पास यूज हो रहा है किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। आपको पता है जितने ज्यादा क्रॉप होगी उतना सॉइल इरोजन क्या होगा, अरेस्टेड, बोले तो रोका जाएगा, है ना, उतना सॉइल इरोजन क्या होगा, कम होगा। अब आपको पता है दोनों क्रॉप के सीड्स मिक्स क्रॉपिंग में क्या करे गए थे, मिक्स करे गए थे, इसमें मिक्स नहीं करे जाते। ठीक है, इसमें मिक्स नहीं करे जाते तो इन्हें पर्टिकुलरली मानो मैंने एक बार तो एक क्रॉप है उसकी सीड्स लगा दिए, सो कर दिए, फिर बाद में मुझे क्या हुआ, अब मानो एक तो मेरे पास मिक्स था, दिस इज द मिक्स क्रॉपिंग लाइन, है ना, इसमें मैंने
दो तरीके की क्रॉप्स उगा रखी है एंड दिस इज द इंटरक्रॉपिंग लाइन। तो मेरे को किसमें, रीपिंग प्रोसीजर में, रीपिंग माने पकी हुई जो है हमारे पास, अब हमारे जो क्रॉप है, जो हमारी यील्ड है वो तैयार हो चुकी है, तो मुझे किस में हमारी पकी हुई क्रॉप को उतारने में, बोले तो पर्टिकुलर जो क्रॉप तैयार हो चुकी है किसको हमें रिमूव करने में आसानी होगी। ऑब्वियसली आप बोलोगे मैम ये तो पर्टिकुलरली रो और पैटर्न में अच्छे से है, तो आप देखोगे कि ये एक अकेली रो एक क्रॉप की है, ये दूसरी रो दूसरी क्रॉप की है, तो आप आसानी से कर पाओगे, बजाय कि इसमें आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा, तो इसमें ये दिक्कत होगी। हुआ क्लियर? चलिए ठीक है। सिंस द सीड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस क्रॉप्स वेरी, द डिफरेंट क्रॉप्स कैन बी हार्वेस्टेड एंड थ्रेशोल्ड सेपरेटली। आराम से इन्हें हम अलग अलग करके क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं आराम से। अगर आपको पता है सेपरेटेडली हमने इसे क्या करा, सो किया, सीड को बोया, साथ ही साथ सेपरेटेडली ही फिर हमने क्या करा, हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट वैसे तो इसका पैटर्न भी अलग है तो भी आसानी से हो सकता है, और बेसिकली हम जो सीड्स ले रहे हैं उनका जो टाइम है ग्रो करने का वो भी अलग हो सकता है ना। तो उसी बेसिस पे भी हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी हार्वेस्टिंग इजी है, इनकी हार्वेस्टिंग इजी है तो इनको हम इजीली मार्केट में बेच के आ सकते हैं, इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, बजाय कि मिक्स क्रॉपिंग पे। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग के क्या होता है, ऐसे मतलब रैंडमली आप देखोगे कि कोई प्लांट कहाँ है कोई कहाँ है, बजाय कि इंटरक्रॉपिंग में प्रॉपर रो और प्रॉपर पैटर्न में प्लांट्स उगाए जा रहे हैं। ये डिफरेंस आ जाता है मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में। मिक्स क्रॉपिंग में क्या मेन एम क्या है, मिनिमाइज कर रहे हैं क्रॉप फेलियर को। इसमें इंटरक्रॉपिंग में क्या है, नेट प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो रही है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। आपको पता है, एक तो मैं ऐसे ही किसी भी ब्लॉक में मैंने कुछ भर के रख दिया ऐसे ही रैंडम, तो जो जितने अमाउंट ऑफ चीज ब्लॉक्स में इसके अंदर डाल सकती हूँ वो कम होंगे, बजाय कि मैं प्रॉपरली अरेंज्ड वो ब्लॉक्स को रखूं उसके। आपको पता है अगर मैं चीजें अरेंज करके जचा कर रखती हूँ तो मैं नेट चीजें उस बॉक्स के अंदर ज्यादा रख पाऊंगी, बजाय कि मैंने ऐसे रैंडम फेंक रखा है उसके। तो उसी तरीके से इसमें क्या काम है, इसमें आपको पता है इसमें नेट जो क्रॉप फेल हो रही थी उससे तो बच गए, लेकिन इसमें क्रॉप फेल हो रही उससे तो बचे ही बचेंगे, साथ ही साथ हमने क्या करा, प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया, नेट यील्ड को भी बढ़ाया। हमने नेट लैंड एरिया को मैक्सिमम यूज किया ताकि मैक्सिमम यील्ड आ सके। ठीक है, इसमें जो सीड्स होते हैं वो पहले मिक्स कर लिए जाते हैं, किससे, बोने से पहले, छिड़कने से पहले। इसमें सीड्स को मिक्स नहीं किया जाता, इसमें सेपरेटली उगाया जाता है। इसमें कोई रो या कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता, इसमें पर्टिकुलर रो बनाई जाती है। ठीक है, इट इज अ मेथड, देयर इज डिफिकल्टी ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन टू इंडिविजुअल क्रॉप। अब माना कि मैं, अब ये वाली पॉइंट देखो एकदम क्लियर है कि मेरे ए जो क्रॉप है उसको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तो मैं उसको क्या चाहूंगी कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर दे सकूं। लेकिन हमारे पास बी जो क्रॉप है उसको क्या चाहिए, पोटेशियम चाहिए सिर्फ, तो मैं उसको चाहूंगी पोटेशिक फर्टिलाइजर दे सकूं। मिक्स्ड में क्या किया मैंने, ऐसे रैंडम फेंक रखे हैं, तो वैसे मैं पर्टिकुलर एक एक पे जाके नहीं डाल सकती, तो इसीलिए मुझे फर्टिलाइज करने में, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने में मेरी क्रॉप्स को दिक्कत आएगी। किस पैटर्न के अंदर, मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर, बजाय कि इंटरक्रॉपिंग पैटर्न के अंदर मेरे को पता है ये रो पर्टिकुलर किसकी है, मेरी ए क्रॉप की है, ये रो किसकी है, बी क्रॉप की है, तो अब मैं आसानी से हम मेरी क्रॉप को फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, spraying for pest control to individual crop is difficult, वही सेम दिक्कत वो होगी। अगर मान लो मेरे एक क्रॉप को कोई पर्टिकुलर पेस्ट दिक्कत देता है तो मैं क्या सोचूंगी कि वो पेस्ट कंट्रोल या फिर वो पेस्टिसाइड सिर्फ एक क्रॉप पे डालने, बजाय कि किसके, बी क्रॉप के। लेकिन अब सारी चीजें रैंडम है तो मुझे डालने में वही दिक्कत आएगी जैसे दिक्कत मुझे फर्टिलाइजर में आ रही थी, बजाय कि इंटरक्रॉपिंग में ये चीज आसानी से की जा सकती है। बिल्कुल समझे, हुआ क्लियर? हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप्स सेपरेटली नॉट पॉसिबल। सीधी सी बात है, रैंडम डली हुई है, आपने मिक्स करके ही डाली थी, तो अब आप उन्हें अलग अलग पहले आपको निकालनी पड़ेगी, फिर अलग अलग करनी पड़ेगी बैठ के, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है।
बजाय कि इसमें तो आपने पर्टिकुलरली सेपरेटली ही क्या की थी, आपने सोइंग की थी, अपने बीज उगाए थे पर्टिकुलर पैटर्न में, तो आप आराम से उनको सेपरेटली हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपको पता है उसको अब मार्केट भी कैसे की मिक्स की मिक्स को किया जाता है। इसमें अब आप पर्टिकुलरली दोनों की दोनों अलग है तो उसको अलग अलग मार्केट कर सकते हैं। एक मार्केट में वो बेच दी, एक में वो बेच दी, या फिर जी करे वैसे कर सकते हैं कि इसमें इंटरक्रॉपिंग में, बजाय कि उसमें क्या है सब मिक्स है तो मिक्स में उतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा, उतना इफेक्टिव भी नहीं होगा, है ना। लेकिन पहले मिक्स्ड आया था, उसको इम्प्रूव करके बनाया गया क्या हमारे पास intercropping pattern. The third and the last one type of cropping pattern is the crop rotation. अब देखो क्रॉप को रोटेशन, रोटेट करना, बेसिकली वर्ड पे जाओ, कोई एक क्रॉप है, ठीक है, मैंने मानो उसे इस महीने उगाया, तो अगले महीने में क्या करती हूँ दूसरी क्रॉप उगा देती हूँ, फिर अगेन मैं इसी क्रॉप को उगा देती हूँ, वापस क्रॉप का नंबर आ गया, वापस क्रॉप में रोटेशन हो गई। दिस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि अगर मान लो मैं एक ही क्रॉप उगाती रहूंगी तो वो उस एरिया से, उस लैंड से अपने सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लेगी, तो अब वो लैंड उस क्रॉप के लिए उतनी फर्टाइल नहीं रहेगी। इसीलिए हम क्रॉप पैटर्न में एक क्रॉप रोटेशन नाम का पैटर्न है उसका यूज करते हैं। अब वही बोला गया है, अगर हम एक ही क्रॉप को लगातार बार बार एक ही फील्ड में लंबे समय तक यूज करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? आपको सबसे बड़ी चीज, न्यूट्रिएंट्स ही कम हो जाएंगे, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, जो डिसीज है या फिर इंसेक्ट पेस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्रॉप रोटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके की क्रॉप एक ही लैंड पे यूज करते हैं, एक के बाद एक। अब मानो फॉर द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द ईयर मैंने क्या करा, एक क्रॉप उगाई, नेक्स्ट 3 मंथ मैंने क्या डाली, बी क्रॉप, नेक्स्ट 3 मंथ मैंने क्या डाली, सी क्रॉप, नेक्स्ट 3 मंथ मैंने क्या करा, डी क्रॉप, फिर अगल दोबारा से न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है, फिर अगले 3 महीने में मैंने वापस ई। दिस इज द रोटेशन ऑफ क्रॉप, है ना, ये क्या हो रही है, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, हुआ क्लियर। चलिए टाइप ऑफ क्रॉप रोटेशन, एक तो होती है 1 ईयर रोटेशन, 1 साल के बाद रिपीट हो रही है, ठीक है। 2 ईयर रोटेशन मतलब 2 साल बाद रिपीट हुए वही सेम क्रॉप। 3 ईयर रोटेशन मतलब 3 साल बाद, वही डिफाइन किए गए हैं, मेज और मस्टर्ड लगभग 1 साल ये, फिर अगली साल ये, फिर 1 साल ये, फिर अगली साल ये, ठीक है। 2 ईयर मतलब 2 साल के बाद नंबर लगता है, लाइक दिस मेज, पोटैटो, शुगर केन, पीस, ठीक है। 3 ईयर मतलब राइस, व्हीट, ये सब क्या है, बेसिक कॉम्बिनेशन है जिनका हम क्रॉप रोटेशन में कैसे यूज करते हैं फार्मर्स, है ना, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है क्रॉप रोटेशन के? इट कंट्रोल्स पेस्ट एंड वीड्स, ठीक है। आपको पता है अलग अलग प्लांट के लिए, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग पेस्ट होते हैं, तो इस साल माना कि इस मैंने एक क्रॉप उगाई, उसमें थोड़े वो पेस्ट आए, तो मैंने क्या करा, वो क्रॉप उगाई ही नहीं, दूसरी क्रॉप उगाई, तो उसके कारण उन पेस्ट को क्या लगा, ये क्रॉप तो है ही नहीं, तो वो आए नहीं, तो उसके कारण पेस्ट का कंट्रोल देखने को मिला। वीड्स भी उसी तरीके से होती है। अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स क्या होते हैं आपको पता हो तो, दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स। इनके अंदर हमने कंट्रोल देखने को मिला, हम इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, कंट्रोल देखने को मिला। कैसे? जब हमने कैसे क्रॉप रोटेशन मेथड का यूज करा। ज्यादातर पैथोजन सरवाइव करते हैं क्रॉप के ऊपर जो लगातार लंबे समय तक होती जा रही है, तो उसके कारण पेस्ट के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर हम लगातार एक ही क्रॉप को बढ़ाए जाएंगे, अगर एक ही क्रॉप को बार बार उगाए जा रहे हैं तो पेस्ट के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, तो नेट जो क्रॉप की यील्ड थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब जैसे ही आपको पता है मैंने क्रॉप इस बार एक से दूसरी क्रॉप लाई, लगाते ही जो मान लो साइकिल थी, आपको पता है ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ के अंदर साइकिल चलती है, किसकी, वीड की भी, उसी तरह पेस्ट की भी। अगर मैंने चेंज कर दिया तो उस साइकिल में डिस्टर्ब होएगा, डिस्टर्बेंस आएगी, तो नेट आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए हमारे पास पेस्ट और वीड क्या हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। अब आपको पता है क्रॉप रोटेशन के कारण बेसिकली आप देखोगे कि क्या है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी,
अब सोइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? अगर कोई एक क्रॉप के लिए कोई एक न्यूट्रिएंट वेस्ट है, क्या पता वो बी क्रॉप के लिए वो न्यूट्रिएंट क्या हो, रिक्वायर्ड हो, जरूरी हो, तो नेट आपने क्या देखा, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। ऐसा एग्जांपल देख सकते हो, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो फर्टिलाइजर क्या मैन्योर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। जैसे कि नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन की सप्लाई है वो मेंटेन की जाती है क्रॉप में किसके, अब आपको पता है मैं कितनी बार एग्जांपल दे सकती हूँ, एक लेग्यूमिनस क्रॉप ऐसी क्रॉप है जो क्या करती है, हमारी सोइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है ना, बहुत क्लियर। अब आपको पता है बहुत सारी क्रॉप क्या करी जाती है, एक के बाद एक उगाई जाती है सेम ही प्रिपरेशन पे। माना मैंने एक बार खोद दिया है मेरे उसको किसको, मेरी खेत को, मेरे फील्ड को, तो उसमें मैंने एक क्रॉप उगाई, उसको हार्वेस्ट किया, फिर उसी में मैंने दूसरी उगा दी, तो इससे प्लफिंग भी कम हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंड, अगर मैंने एक बार मेज के लिए, एक बार मक्के के लिए मैंने मेरी जमीन तैयार करी, तो उसके बाद जैसे ही मैंने मक्का निकाला उसके बाद मैं तुरंत ही वीट उगा सकती हूँ, अपनी गेहूं उगा सकती हूँ, मुझे दोबारा से प्लफ करने की, दोबारा से उसको खदेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये किसका फायदा हुआ, क्रॉप रोटेशन का। अब आपको पता है अगर मैं अलग अलग प्लांट्स ले रही हूँ तो उनकी रूट्स भी क्या पता अलग अलग हो, ठीक है, तो सोइल के अंदर जो प्रॉपर यूज हो रहा है किसका, वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का, वो भी मेंटेन रहेगा। अब वो कैसे मेंटेन रहेगा मैम, अब आपको पता है कि रूट्स का काम क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। अगर मेरा प्लांट डीपली सीटेड है तो मतलब वो नीचे से क्या करेगा, नीचे वाले जो एरिया है, नीचे वाले टेबल से, सोइल के नीचे वाले टेबल से अपने न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ले लेगा, तो उधर न्यूट्रिएंट्स और वाटर की कमी आ जाएगी। लेकिन सेकेंड टाइम अगर मैं सुपरफिशियली रूटेड प्लांट्स को यूज करती हूँ तो इसका मतलब अब मुझे फायदा सुपरफिशियली का करूं तब फायदा है या डीप का करूं तब फायदा है, आप बोलोगे मैं सुपरफिशियल का, क्यों, क्योंकि डीप में तो ऑलरेडी नीचे से पहले प्लांट ने न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई क्या कर दी है, कम कर दी है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स यूज कर चुका है। तो ये हुआ हमारे एडवांटेज किसके, क्रॉप रोटेशन पैटर्न के। तो तीनों के तीनों पैटर्न क्लियर हुए। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, अब नेक्स्ट क्या है, पहले हम प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम क्रॉप की वेराइटी को ही इंप्रूव करते हैं। वो कैसे, आर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वैल्यूएबल ट्रेट। अब आपको पता है एक ही प्लांट के, एक ही क्रॉप के कई तरीके की वैरायटी मिलती है ना, तो अगर मैं उसमें से सेलेक्ट करूं उस वैरायटी को, जो मैं ऑब्वियसली क्या चाहूंगी कि अगर मान लो मेरा कोई एक क्रॉप है उसकी कई सारी वैरायटी मिल रही है, तो मैं ये चाहूंगी कि मैं ऐसे बीज सेलेक्ट करूं, ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करूं जिसमें प्रोडक्शन, जिसमें यील्ड ज्यादा हो और वो यूज करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स यूज करे वो कम करे। मेरा मेन एम क्या होगा कि सबसे मेन एम होगा मेरा कि प्रोडक्शन को या यील्ड को मैक्सिमम रखना, है ना। तो उसी तरीके से हमने क्या करा, इसके अंदर क्या करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं अलग अलग ट्रेट्स को, अलग अलग वैरायटी को, ताकि हम उसे क्या कर सकते हैं, प्लांट की ब्रीड बना के फर्दर उन्हें यूज कर सकते हैं एज अ क्रॉप में, ताकि मैक्सिमम हमें आउटपुट देखने को मिले। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास एक सेम ही क्रॉप है, उसमें एक क्रॉप के अंदर क्या है कि वो पेस्ट कंट्रोल अच्छा करती है, मतलब उस पर पेस्ट एक्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरी क्रॉप है वो यील्ड तो अच्छा देती है लेकिन उसको पेस्ट डैमेज कर देते हैं, तो मैं इनके कुछ जीन्स मिला के ऐसी क्रॉप तैयार कर दूंगी जो अब पेस्ट को भी अच्छे से क्या कर सके, पेस्ट भी उस पर अच्छे से एक्ट ना कर पाए और साथ के साथ क्या हो, उसकी यील्ड भी अच्छी हो, है ना। तो इनके दोनों के अच्छे अच्छे फीचर ले लिए, डिजायर्ड मतलब जो मेरे को चाहिए, मेरी इच्छा वाले फीचर मैंने ले लिए और इसको अब हाई यील्डिंग और रेजिस्टेंस बना दिया, है ना। क्या बना दिया, रेजिस्टेंस बना दिया है। जो ये हो रही है अपना, ये क्या करवाई मैंने, ब्रीडिंग करवाई, किनके बीच में, प्लांट्स के बीच में। बहुत बार क्या होती है, ये नेचुरली हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, म्यूटेशन। लेकिन जो नेचुरली होती हैं वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, बहुत लंबा टाइम लेती हैं और हमें ये भी नहीं पता कि वो जो म्यूटेशन होंगी वो लाभदायक होंगी या नुकसानदायक होंगी, है ना, ये भी है।
प्लांट ब्रीडर को हम सेलेक्ट करते हैं अलग अलग वैरायटी में से, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, जो हमें चाहिए उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनको चूज करते हैं। बिल्कुल। चलिए, नीड फॉर हायर क्रॉप यील्ड। अब आपको पता है हमारा मेन एम क्या है, क्रॉप यील्ड को बढ़ाना, है ना। वो क्यों जरूरत है, क्या जरूरत पड़ी, आपको पता है कैसे कैसे हम हमारी जो क्रॉप यील्ड है उसकी, क्रॉप की, हमारे पर्टिकुलर फार्म लैंड की यील्ड को, हमारे प्रोड्यूस को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहली चीज, हम हमारा जो बीज है, हमारा जो सीड है, हमारी जो वेराइटी ऑफ सीड यूज कर रहे हैं वो यील्ड ही हाई देती है। सेकेंड चीज, हम उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, क्रॉप की क्वालिटी को, बाय कैसे, बाय उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं कोई पल्सेस ले रही हूँ तो उसके अंदर मैं इतनी ज्यादा, मैं अपनी तरफ से ब्रीडिंग कर दूं जिसके कारण मेरे को मैक्सिमम क्या देखने को मिले, जिसके कारण मुझे मैक्सिमम उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स मिले। अब जैसे पल्सेस लेके चलते हैं, पल्सेस के अंदर आपको पता है क्या होती है, पल्सेस होती हैं दालें, उनके अंदर होते हैं बहुत ज्यादा प्रोटीन्स। तो मैं अगर चाहूँ कि मुझे बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन पर्टिकुलर कोई पल्स से मिल जाए तो मैं क्या करूंगी, उसमें ब्रीडिंग करूंगी, तो उसकी क्वालिटी मैं नेट क्या कर रही हूँ, इंप्रूव करना चाहूंगी। थर्ड वन इज द बायोटिक और ए बायोटिक रेजिस्टेंस। अब मैंने क्या करा, मेरे प्लांट को ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि अब चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए वो ऐसे सीधा खड़ा है, तो उसकी इतनी फ्लेक्सिबल बना दिया कि वो उतनी इजीली उससे इफेक्ट ना हो पाए। दैट इज द एबायोटिक। एंड बायोटिक वाज लाइक पेस्ट से कंट्रोल करा जा सके, पेस्ट रेजिस्टेंट हो मेरा प्लांट, है ना। दिस इज नोन एज द एबायोटिक स्ट्रेस को और बायोटिक स्ट्रेस को कंट्रोल। अब देखो कैसे मैंने अपनी यील्ड को बढ़ाया, अब इनके बारे में डिटेल देखते हैं। हाई यील्ड, हाई यील्ड मेन एम क्या है कि मेरी क्रॉप इतनी इंप्रूव हो जाए, इतनी इंप्रूव हो जाए कि उसकी यील्ड में मुझे मैक्सिमम देखने को मिले, कि वो बहुत ज्यादा क्या हो, प्रोडक्टिव हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, कि मतलब जितनी ज्यादा यील्ड होगी, सीधी सी बात है, मुझे उतने ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, बोले तो मुझे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इसीलिए मेरा मेन एम क्या होगा कि मेरी यील्ड बहुत ज्यादा ही प्रोडक्टिव हो। जैसे कि हम क्या देखते हैं, ग्रेन्स, वेजिटेबल और फूड, इनके लिए आजकल मार्केट में क्वालिटी सीड्स होते हैं, ऐसे सीड्स होते हैं जो क्या इंश्योर करते हैं कि हाँ इनकी यील्ड मैक्सिमम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो मैंने नेट मेरी क्रॉप है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट या फिर जो पर्टिकुलर हमें न्यूट्रिएंट चाहिए या जो मिनरल चाहिए उसकी मात्रा ज्यादा होगी, है ना। उसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी है ना। तो उसी तरह एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे कि हमने क्या कहा, जो पल्सेस हैं, जो दालें हैं, उनके अंदर क्या होना चाहिए, अच्छी मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। जितना ज्यादा हमारी दालों के अंदर प्रोटीन होगा इसका मतलब उतनी अच्छी उन पल्सेस की क्वालिटी है। उसी तरीके से हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के क्वालिटी क्या होती है, प्रिजर्विंग क्वालिटी। अब बेसिकली हम बोलते हैं कि हमारे जो रेडियो पे हम जाते हैं, नॉर्मली देखते हैं मार्केट में कि हाँ इसकी ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम बोल देते हैं इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। तो प्रिजर्विंग क्वालिटी, प्रिजर्विंग मतलब जो जितने लंबे समय तक सुंदर साफ सुथरा दिखेगा उसे हम बोलते हैं कि वो उतना अच्छी क्वालिटी का है। तो वही नेक्स्ट, अगर हम कहें वीट के अंदर बेकिंग क्वालिटी, आपको पता है वीट का, बोले तो गेहूं का मेन काम क्या होता है, हम उससे रोटी बनाते हैं। तो जितनी अच्छी पक्के वो रोटी बनती है, जितनी फटाफट पकती है, हम बोलते हैं कि वो वीट, वो गेहूं उतनी ही अच्छी क्वालिटी की है ना। जितनी पककर सुंदर वो फूल जाती है, गोल गोल हो जाती है, तभी हम बोलते हैं कि वो उतनी अच्छी क्वालिटी की है। तो इसीलिए वीट के लिए कैसी क्वालिटी बढ़िया है, बेकिंग क्वालिटी, है ना। और ऑयल सीड्स में क्या आपका मेन एम क्या होता है कि मैक्सिमम ऑयल निकले, ठीक है। बायोटिक और ए बायोटिक रेजिस्टेंस, आपको पता है अलग अलग सिचुएशन होती है। बायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, बायोटिक स्ट्रेस माने जिसके अंदर इंसेक्ट्स या फिर कोई भी डिसीज हो जाए किसी भी नेमेटोड से या कोई भी पेस्ट से, वो क्या आते हैं बायोटिक स्ट्रेस के अंदर। बोले तो उस प्लांट के लिए वो एक तरीके का बर्डन है, स्ट्रेस है, उसकी यील्ड को कम करने वाला फैक्टर है। ए बायोटिक सोर्सेस के अंदर क्या आते हैं, कोई भी वेदर, हार्मफुल वेदर, कोई भी सूखा हो जाए, ज्यादा वाटर इकट्ठा हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी हो, सर्दी हो, जमा देने वाली ठंड हो,
ये सब एबायोटिक स्ट्रेस के अंदर आते हैं। किसके लिए? प्लांट के लिए। अगर हम क्या करें, ऐसी प्लांट बना दें जो मैक्सिमम स्ट्रेस को क्या कर सके, बियर कर सके, है ना, तो इसका मतलब मुझे उतनी ज्यादा यील्ड देखने को मिलेगी। तो अब मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि मेरा एनवायरमेंट अनफेवरेबल है या फेवरेबल है, क्योंकि मुझे तो मेरी यील्ड अच्छी मिल ही रही है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि MUW318 इज अ HYV हाई यील्ड वेराइटी ऑफ वीट। ये एक वीट की ऐसी वेराइटी है जिसकी बहुत ज्यादा यील्ड है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है बजाय किसके, अदर वेराइटीज के। ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है अलग अलग स्ट्रेसेस को लेके, जैसे कि बायोलॉजिकल स्ट्रेस से और एबायोटिक स्ट्रेस से। पर्टिकुलरली ये कहाँ पे ग्रो करने के लिए बनाई गई है, नीलगिरी और पालनी हिल्स बोले तो हिली एरियाज में ग्रो करने के लिए हमने एक मॉडिफिकेशन तैयार की हमारी वीट की, डेट इज दी MUV318, जो किसको, एबायोटिक स्ट्रेस को बियर करती है, पर्टिकुलरली कोल्ड स्ट्रेस को। तो इसका मतलब अब उधर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई है। चलिए, चेंजेस इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ठीक है, चेंजेस इन